बस्तर के घने जंगलों में एक कहावत मशहूर है कि यहाँ की मिट्टी कभी कुछ भूलती नहीं। साल 1910 के उस खूनी विद्रोह की एक ऐसी ही सच्चाई 1 सदी तक पहाड़ियों में दबी रही, जिसका इंसाफ होने के लिए 2017 की एक सर्द रात का इंतजार था। आज की ये दास्तान किसी कल्पना की नहीं, बल्कि उस अमानत की है जिसे बचाने के लिए एक माँ ने हंसते हंसते अपनी गर्दन कटवा ली थी। चलिए चलते हैं बस्तर के उन अनसुलझे गलियारों में। अक्टूबर 2017 की वो शाम बस्तर के इतिहास में एक और तनावपूर्ण अध्याय लिख रही थी। पूरे जिले में बंद का ऐलान था। सरकार की कुछ नीतियों के खिलाफ आदिवासियों का गुस्सा सड़कों पर उबल रहा था। जगह जगह बड़े बड़े साल और सागौन के पेड़ों को काटकर रास्तों पर गिरा दिया गया था, ताकि पुलिस की गाड़ियां अंदरूनी इलाकों में न पहुंच सकें। सोमनाथ, जो जगदलपुर के एक सरकारी स्कूल में वरिष्ठ शिक्षक थे, अपनी पुरानी रॉयल एनफील्ड बुलेट पर सवार होकर अपने पैतृक गांव की ओर जा रहे थे। उन्हें खबर मिली थी कि उनके पिता की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। नेशनल हाईवे पूरी तरह बाधित था, इसलिए उन्होंने केशकाल की पहाड़ियों के पीछे से गुजरने वाले एक पुराने और संकरे रास्ते को चुना। शाम के करीब 6:45 बज रहे थे। सूरज की आखिरी किरणें भी घने पेड़ों की ओट में छिप गई थीं। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जिसे छत्तीसगढ़ी में मसान जाड़ कहा जाता है, मौत जैसी ठंड। अचानक एक अंधेरे मोड़ पर सोमनाथ की बाइक ने जोरदार झटका खाया। टायर फटने जैसी एक तेज आवाज हुई और बाइक का इंजन किसी भारी आह के साथ शांत हो गया। सोमनाथ ने नीचे उतरकर देखा, पर वहां न कोई पत्थर था, न ही कोई कील। वहां सिर्फ लाल मिट्टी थी, जो अजीब तरह से गीली लग रही थी, जबकि पिछले कई दिनों से बारिश नहीं हुई थी। आसपास मीलों तक कोई बस्ती नहीं थी। सोमनाथ ने मोबाइल निकाला, पर सिग्नल का एक भी डंडा नजर नहीं आ रहा था। तभी उनकी नज़र सड़क के किनारे बने एक पुराने मसान पत्थर पर पड़ी। बस्तर की संस्कृति में ये पत्थर पूर्वजों की याद में लगाए जाते हैं। उस पत्थर के पीछे कोई बैठा था। सोमनाथ ने अपनी टॉर्च की रोशनी वहां डाली। एक छोटी बच्ची, जिसकी उम्र शायद 8 या 9 साल रही होगी, घुटनों में सिर छिपाकर सिसक रही थी। उसने मैली सी सफ़ेद साड़ी पहनी थी, जिसे यहाँ लुगड़ा कहा जाता है। उसके गले में चांदी की एक पुरानी माला थी, जिसमें गोल सिक्के पिरोए हुए थे। सोमनाथ का दिल पिघल गया। उन्हें लगा शायद वो बंद के दौरान अपने परिवार से बिछुड़ गई है। उन्होंने पास जाकर बड़ी कोमलता से पूछा, का होगे बेटी, दाई दादा कहाँ हैं? ते यहाँ अकेली का करत हस? लड़की ने अपना चेहरा नहीं उठाया, पर उसकी सिसकियां और तेज हो गईं। उसने अपना नन्हा और कांपता हुआ हाथ सोमनाथ की ओर बढ़ाया। उसकी मुट्ठी में एक पुराना पीला पड़ चुका भोजपत्र था और साथ में चांदी का एक भारी विक्टोरिया सिक्का। जैसे ही सोमनाथ की उंगलियों ने उस सिक्के को छुआ, अचानक जंगल का सन्नाटा टूट गया। उनके कानों में घोड़ों की टापें, जलते हुए घरों की चटकने वाली आवाजें और औरतों की चीखें गूंजने लगीं। सोमनाथ ने घबराकर पीछे देखा, पर वहां कोई नहीं था। जब उन्होंने वापस मुड़कर पत्थर की ओर देखा, तो वो लड़की गायब थी। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा कि जमीन पर नंगे पैरों के ताजा निशान थे। उन निशानों से हल्का खून रिस रहा था, जो झाड़ियों की गहराई में जाकर अचानक खत्म हो गए थे। सोमनाथ ने कांपते हाथों से वो भोजपत्र खोला। उस पर कोयले और खून से कुछ लिखा था। लिखावट पुरानी थी, पर शब्द साफ थे। ऊपर तारीख लिखी थी, 30 अप्रैल 1910। ये वो समय था जब बस्तर में भूमकाल विद्रोह अपनी चरम सीमा पर था। आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ अपनी जल, जंगल, जमीन बचाने के लिए कसम खाई थी। सोमनाथ को अपने दादाजी की बातें याद आईं। उनके पूर्वज मालगुजार थे और क्रांतिकारियों की सबसे विश्वसनीय साथी थे। भोजपत्र पर लिखा था, बेटी सुकीर्ति, ये सिक्का कोई धन नहीं, ये उन हजारों क्रांतिकारियों और गरीबों की अमानत है, जिन्होंने अपना पेट काट कर इसे जमा किया है, ताकि विद्रोह की मशाल जलती रहे। ये गद्दारों के हाथ लग गया तो सब राख हो जाएगा। इसे संभाल कर भाग जा। सोमनाथ को समझ आया कि वो चांदी का सिक्का दरअसल उस गुप्त खजाने की पहचान थी, जो पूरे बस्तर के विद्रोहियों की साझा संपत्ति थी। वो किसी एक परिवार का धन नहीं, बल्कि पूरे समाज की अमानत थी, जो देवकी के पास सुरक्षित रखी गई थी। विद्रोह की आग जब पड़ोस तक पहुंची, तो सूबेदार बलभद्र, जो अंग्रेजों का जासूस था, हवेली में घुस आया।
उसे पता था कि क्रांतिकारियों की अमानत का ठिकाना इसी सिक्के और भोजपत्र में छिपा है। उसने देवकी की गर्दन पर तलवार रखकर दहाड़ लगाई, दे दे वो सिक्का, वरना ये हवेली तेरी चिता बनेगी। देवकी जानती थी कि अगर वो अमानत दे देती तो सैकड़ों क्रांतिकारी भाई मारे जाते और बस्तर अंग्रेजों का गुलाम बन जाता। धन के लिए कोई गला नहीं कटलाता, लेकिन ईमान और अमानत के लिए देवकी तैयार थी। उसने देखा कि बलभद्र की नीयत अब उसकी बेटी सुकीर्ति पर भी खराब है। जैसे ही सूबेदार का ध्यान बाहर मचे शोर की तरफ गया, देवकी ने झट से वो सिक्का और पत्र जो उन्होंने पहले ही लिख रखा था, सुकीर्ति की मुट्ठी में दबाया। माँ की आंखों में आंसू थे, पर आवाज पत्थर जैसी सख्त। उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा, बेटी, ये सिक्का नहीं, हमारे हजारों भाइयों की सांसें हैं। इसे लेकर भाग जा। इसे तब तक मत छोड़ना जब तक कोई अपना रक्षक न मिल जाए। अगले ही पल सूबेदार ने गुस्से में देवकी का गला रेत दिया। माँ ने लहूलुहान होकर भी सुकीर्ति को खिड़की से बाहर धकेला। माँ ने अपनी अंतिम सांस रोककर तब तक इंतजार किया जब तक सुकीर्ति अंधेरे में गायब नहीं हो गई। वो अमानत बच गई थी, पर उसकी रक्षक माँ शहीद हो गई। सोमनाथ जैसे तैसे अपनी बाइक को धक्का मारकर अगले गांव तक ले गए और सुबह अपने पैतृक घर पहुंचे। उन्होंने अपने वृद्ध पिता को वो चांदी का सिक्का और खत दिखाया। सिक्का देखते ही पिता की आंखें भर आईं। उन्होंने अपनी पुरानी संदूक से एक जर्जर कागज निकाला। वो उनके परिवार की वंशावली थी। पिता ने कहा, बेटा, हमारे पुरखों पर इल्जाम था कि उन्होंने विद्रोहियों का पैसा हड़प लिया। आज 107 साल बाद साबित हो गया कि हमारे पूर्वज गद्दार नहीं, रक्षक थे। सुकीर्ति बुआ ने उस अमानत को 100 साल तक इसलिए संभाला क्योंकि माँ ने उसे आदेश दिया था कि केवल अपनों को ही सौंपना। सोमनाथ को अब समझ आया कि वो लड़की डरा नहीं रही थी। 2017 के उस बंद ने सुकीर्ति की रूह को वापस 1910 की उस खूनी रात में पहुंचा दिया था। उसे लगा कि फिर से गद्दार हमला करने वाले हैं और उसे वो अमानत किसी सुरक्षित हाथ सोमनाथ में देनी है। अगली रात सोमनाथ उसी मसान पथरा के पास वापस गए। उन्होंने वहां धूप जलाई और पूरी श्रद्धा के साथ कहा, बुआ, आपकी अमानत आजाद है। आपका और माँ का वचन पूरा हुआ। अब आप सो जाओ। अचानक जंगल की हवा शांत हो गई। सोमनाथ को महसूस हुआ जैसे किसी छोटे बच्चे ने उनके सर पर हाथ रखा हो। वो बोझ जो 107 साल से उस रूह पर था, अब उतर चुका था। सड़क पर बने वो खूनी पैरों के निशान गायब हो गए थे। सुकीर्ति की सिसकियां अब एक सुकून भरी खामोशी में बदल गई थीं। क्या आपके पास भी कोई ऐसी अनकही या अनसुनी कहानी है? हमें कमेंट्स में बताएं। और भारतीय इतिहास के इन अनसुने और रहस्यमय पन्नों को पलटने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। याद रखिए, हर खामोश पत्थर के पीछे एक रूहानी दास्तान छिपी होती है। मिलते हैं अगली कहानी में।